हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि हमने बोर्ड परीक्षा के लिए जो हमारे पास इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है। तो उसमें हमने कुछ चैप्टर देख लिए हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो देखी है। चैप्टर नंबर जो हमारे पास पहला चैप्टर है बायो का, चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम, इसकी 2 वीडियो देख चुके हैं हम, एक पोषण और एक श्वसन। ये तीसरी वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। इसके बाद आपको नया चैप्टर देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बहुविकल्प देखने को मिलेंगे। तो ये लास्ट चैप्टर है, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? परिवहन और उत्सर्जन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। तो जो जटिल प्राणी होती हैं उनके अंदर अगर कुछ पदार्थ का ट्रांसफ़र कराना होता है, ट्रांसपोर्टेशन कराना होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जैसे हमने ऑक्सीजन ली तो ऑक्सीजन लेने के बाद उसको शरीर के हर एक भाग में भेजना होता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। कार्बन डाइऑक्साइड है, शरीर के हर एक पार्ट से लाकर बाहर छोड़नी होती है, ठीक है। तो जो खाना खाया है, फूड लिया है, उससे एनर्जी को हर एक पार्ट को देना होता है, तो ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन। इसके लिए ब्लड होता है। और एक होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है कि हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है उसे हमें शरीर से बाहर निकालना है। अगर हम उसे नहीं निकालेंगे शरीर से बाहर तो वो विषैला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषैला, ठीक है। तो इसके लिए यूज किया जाता है उत्सर्जन। तो इन सबको परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और जो एक्सक्रीशन करता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम, ठीक है। तो देखने वाले हैं हम, ये हमारी लास्ट वीडियो है, पार्ट 3 है जैव प्रक्रम का। इसके बाद नया चैप्टर आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किसमें खुला रुधिर परिसंचरण पाया जाता है? देखिए, परिसंचरण तंत्र मैंने आपको बताया कि क्या होता है। परिसंचरण, जो पदार्थ हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक वेल डिफाइंड सिस्टम पाया जाएगा, उसको बोलते हैं परिसंचरण। कितने प्रकार का होता है? 2, एक खुला और एक बंद। कैसा होगा? खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होगा कि इसके अंदर जो रुधिर वाहिनियाँ हैं, रुधिर वाहिनियाँ वो एब्सेंट होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ नहीं पाई जाएगी, और इसके अंदर रुधिर वाहिनियाँ पाई जाएगी। जैसे हमें बताइए एग्जाम्पल में, मनुष्य किस में आएगा? तो मनुष्य किस में आएगा? बंद में, क्योंकि हमारे अंदर हर एक बॉडी के पार्ट में क्या होता है? रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। क्या होती हैं? रुधिर वाहिनियाँ। उनमें क्या बहता है? ब्लड बहता है। लेकिन अगर आप कीट को देखोगे, किसको देखेंगे? कीट को, तो कीट के अंदर आपको कोई भी रुधिर वाहिनियाँ नहीं मिलेंगी। कीट के अंदर कोई भी रुधिर वाहिनियाँ नहीं मिलेंगी, हमारे अंदर रुधिर वाहिनियाँ मिलेंगी। तो जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, एग्जाम्पल इसका होगा आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं, आर्थ्रोपोडा जैसे कि कीट, इसके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। अगर आपने इसको उठाकर उल्टा कर दिया तो सारा का सारा ब्लड इनके एक पार्ट में आपको दिखाई दे जाएगा इकट्ठा हुआ हुआ। लेकिन मनुष्य के अंदर क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम उल्टे खड़े हो जाएं तो क्या सारा ब्लड हमारी खोपड़ी में चला जाएगा? नहीं जा सकता हमारे, क्योंकि सभी में क्या पाई जाती है? वाहिनियाँ, ठीक है। तो दोनों में अंतर होता है। खुले का मतलब है कि रुधिर वाहिनियाँ एब्सेंट होती हैं और बंद में रुधिर वाहिनियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। और एग्जाम्पल आप इसका कैंचुआ ले सकते हैं। बंद का क्या होता है? कैंचुआ। और लिखा हुआ है खरगोश। क्या होता है? खरगोश। और क्या होता है? मनुष्य। और अगर मैंने आपको बताया था कि इसका क्या होगा, आर्थ्रोपोडा के जितने भी जीव होते हैं जैसे कीट, वो सब क्या होते हैं? खुले परिसंचरण तंत्र वाले। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाएगा? कीट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। कौन रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है, ये बताना है। तो इसका आंसर है NaCl, थ्रोम्बिन, पोटेशियम या कैल्शियम। तो आंसर होगा इसका थ्रोम्बिन। जो थ्रोम्बिन होता है वो क्या काम करता है? रुधिर का थक्का जमाने के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है, आवश्यक होता है। जैसे समझिए रुधिर का थक्का कब जमना है। मान लीजिए आपको चोट लग गई हाथ पर, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए कि आपको हाथ पर चोट लग गई। अरे सर क्या करा रहे हो, हमारे हाथ पर चोट क्यों लगा रहे हो? अरे मान लीजिए किसी के हाथ पर चोट लग गई, ठीक है। अब उसके हाथ में चोट लग गई तो ब्लड बहने लगेगा, ब्लड बहने लगेगा। जब ब्लड बहेगा तो उसका जमना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो वो बहता रहेगा अनंत काल तक, जब तक कि आपका पूरा शरीर में से ब्लड बाहर ना जाए। क्या ऐसा होता है? नहीं। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ही रुधिर का थक्का जम जाता है, ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो उसको कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन आवश्यक होता है उसके लिए? प्रोथ्रोम्बिन। कौन होता है? प्रोथ्रोम्बिन। लेकिन शरीर के अंदर अगर ब्लड जम जाए तो वो दिक्कत है। अगर आपकी वाहिनियों के अंदर ब्लड जम गया, रुधिर का ब्लड की क्लोटिंग हो गई, तो दिक्कत है, वहाँ पर हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, तो बाहर जमना जरूरी है, अंदर जमना जरूरी नहीं होता। बाहर कौन जमाएगा? प्रोथ्रोम्बिन। और अंदर जमने से कौन रोकता है? कौन रोकता है अंदर जमने से? बताइए। तो अंदर जमने से हेपरिन रोकता है। कौन रोकता है? हेपरिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरह से दिखाया हुआ है, ये ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल बताना है कितना होता है? 120 दिन, 100 दिन, 110 दिन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हमारा रुधिर होता है, क्या होता है? रुधिर। रुधिर के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और एक होता है कणिकाएं। क्या होता है? कणिकाएं, कार्प्यूस्कल्स। प्लाज्मा लगभग 55 से 60% होता है। कितना? 60%। और कणिकाएं कितनी होती है? 40 से 45%। 40 से 45% भाग में क्या पाई जाएंगी? कणिकाएं पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? कणिकाएं। अब क्या होता है कि जो प्लाज्मा और कणिकाएं होती हैं, कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आपको याद रखना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो ये आरबीसी होती हैं, इस आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। ये आपको याद रखना है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। यहाँ लिखेंगे 120 दिन। जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से 2 दिन। कितना होता है? 1 से 2 दिन। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, इस तरह से दिखती है आरबीसी, आपकी दिखाया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तीन हो गया हमारा। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है? बताना है कौन सी कणिकाएं हैं जो शरीर में आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। बताइए। तो ऐसा जो करती हैं वो कौन करती हैं? आपकी डब्ल्यूबीसी। कौन करती हैं? डब्ल्यूबीसी, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। कौन करती हैं? डब्ल्यूबीसी। ये दिखाया हुआ है डायग्राम में यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। कितने कक्ष होते हैं मानव हृदय में? देखिए, मानव हृदय में इस तरह से संरचना होती है और 4 कक्ष पाए जाते हैं। कितने? 4। ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम, डायग्राम में दिखाया हुआ है, देख सकते हैं आप। और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। अलिंद। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? निलय। क्या बोलते हैं? निलय। अलिंद और निलय। ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये कौन सा होता है? राइट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इसमें से अशुद्ध ब्लड आएगा। कैसा आएगा? इम्प्योर, अशुद्ध ब्लड। ये समझा रहा हूँ मैं आपको। अशुद्ध रुधिर आएगा, यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं, उसके थ्रू एंट्री करके ऐसे पीछे से होकर निकल जाएगा। किसमें? किससे होकर जाता है? ठीक है, और ये किस में आ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में, शुद्ध होकर फेफड़ों से। कहाँ से आता है ये? फेफड़ों से। ये डायग्राम आपको याद रखना है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, आगे आएगा अभी। तो मानव हृदय में कक्षों या वेशम या चैम्बर की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? मानव जो होता है उसके अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4। मानव हृदय के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि मनुष्य के अंदर दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कितनी बार हार्ट बीट करता है 1 मिनट में? तो कितनी बार करता है? 72 से 75 बार, 72 से 75 बार क्या करता है? दिल धड़कता है मनुष्य का 1 मिनट के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पल्मोनरी सिरा कहाँ खुलती है? बताना है पल्मोनरी सिरा कहाँ खुलती है। तो मैंने आपको डायग्राम बनाया था हार्ट का, अभी यहाँ पर दिखाया हुआ है वैसे तो, लेकिन सिंपल डायग्राम ये है। ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल। जो हमारा राइट होगा वो लेफ्ट होगा, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। ठीक है, तो आप देखेंगे जो पल्मोनरी सिरा है वो कहाँ खुलती है? यहाँ खुलती है आपके, ये खुलती है पल्मोनरी सिरा। तो कौन से में खुलती है? बाएं अलिंद में। कहाँ खुलती है? बाएं अलिंद में खुलती है आपकी पल्मोनरी सिरा। ये देखिए, ये दिखाया हुआ पल्मोनरी सिरा कहाँ पर खुलती है? बाएं अलिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? बाएं निलय से, देखिए डायग्राम फिर वही जो भी बनाया था। ये आपके पास ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल। ये वाला होगा लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। उसने पूछा है दाएं निलय से, दायां निलय ये है, ये क्या है आपके पास? दायां निलय, दायां निलय। तो दाएं निलय से मैंने आपको बताया था यहाँ से अशुद्ध रुधिर आएगा। कैसे रुधिर आएगा? अशुद्ध। और अशुद्ध रुधिर राइट वेंट्रिकल यानी कि दाएं निलय से किस में जाएगा? यहाँ पर निकलेगा, किस में? फेफड़ों से। किससे निकलेगा? फेफड़ों से। जो लंग्स हो गए उसके थ्रू चला जाएगा कहाँ पर? शुद्ध होकर लेफ्ट एट्रियम यानी कि बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से वाल्व के थ्रू बाएं निलय में, और बाएं निलय से शरीर के भाग में चला जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? फेफड़ों में। किस में? फेफड़ों में। किस अंग में जाता है? देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है ये डायग्राम, ये देखिए राइट एट्रियम से आएगा, इसके बाद राइट वेंट्रिकल यहाँ इस तरह से जाएगा, और किस में गया? लंग्स में। कहाँ पर गया? लंग्स में। वापस आया और यहाँ से निकल गया बॉडी को। क्या निकल गया? बॉडी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रुधिर दाब मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? बैरोमीटर का, थर्मोमीटर का, पोटोमीटर का, या स्फिग्मैग्नोमीटर का? स्फिग्मोमैग्नोमीटर का। तो इसका ये डायग्राम दिखाया हुआ है। जो आपके पास ब्लड प्रेशर है, बीपी जिसको बोलते हैं, बीपी क्या होता है? बीपी कितना होता है? ये 120/80 mmHg। इसको मापने के लिए किसका यूज करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर का। किसका यूज करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, धमनी और सिरा तंत्रों को जोड़ने वाली महीन वाहिनियां हैं। देखिए यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, हमारे शरीर में इस तरह से वाहिनियों का एक जाल होता है। क्या होता है? इस तरह से एक जाल मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन पूछा है कि जो महीन वाहिनियां हैं जो जोड़ती हैं धमनी और सिरा को, धमनी और सिरा को जो जोड़ती हैं वो क्या कहलाती है? देखिए क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले जो धमनी होती है, धमनी विभाजित होगी। किस में विभाजित होगी धमनी? धमनी विभाजित होती है किस में? धमनिकाओं में। धमनिकाओं में जो अंगों में होती हैं। धमनिकाएं विभाजित होंगी किस में? धमनिकाएं विभाजित होंगी किस में? केशिकाएं में। सबसे छोटी क्या होती है? केशिकाएं, बाल के आकार की बोलते हैं केशिकाएं, यानी कि कैपिलरी। और केशिकाएं से फिर जुड़ेंगी केशिकाएं, और क्या बना लेगी? ये बना लेगी सिरकाएं। क्या बना लेगी? सिरकाएं। और सिरकाएं से फिर जुड़कर, पहले विभाजित हो रही थी अब जुड़ेंगी, क्या बना लेगी? सिरा। क्या बना लेगी? सिरा। ये प्रोसीजर होता है पूरा, ठीक है, रुधिर वाहिनियों का। तो क्या होगा कि धमनी और सिरा को जोड़ने वाली क्या कहलाएंगी? केशिकाएं। क्या कहलाती हैं? केशिकाएं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध रुधिर बहता है, किस में बहता है शुद्ध रुधिर? डायग्राम में पीछे दिखाया हुआ था कि जो फुफ्फुस सिरा है, फुफ्फुस सिरा, उसमें बहता है कौन? शुद्ध रुधिर। पल्मोनरी वेन्स, देखिए कहाँ था? ये रहा, ये रहा। जो आपकी यहाँ पल्मोनरी वेन्स होती है, यहाँ से आता है लंग्स से साफ होकर ब्लड, शुद्ध रुधिर शुद्ध होकर, और कहाँ जाता है? पल्मोनरी वेन्स में। तो पल्मोनरी वेन्स में
कैसा रुधिर बहता है? शुद्ध। तो क्या आंसर होगा इसका? फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। क्वेश्चन नंबर 12, खनिज लवणों का अवशोषण होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उसमें खनिज लवण कहाँ अवशोषित होते हैं? तो खनिज लवण जड़ों में अवशोषित होते हैं। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। अगर पूछे जल का अवशोषण, तो जल का अवशोषण कहाँ होता है? जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? यह जल का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। तो खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ होता है? जड़ों में। कहाँ पर होता है? जड़ों में। यहाँ दिखाया हुआ है, देखिए जड़ों में खनिज लवण है, ये रहा आयरन, जिंक, कॉपर, पानी, ये सब कहाँ पर मिलते हैं? जड़ों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद है। देखिए मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या अमीनो अम्ल, ये बताना है आपको। क्या होगा प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद? उत्सर्जी उत्पाद का मतलब है जिसको हम बाहर निकालते हैं, एक विषैले पदार्थ या बेकार पदार्थ के रूप में जिसको हम बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? उत्सर्जी उत्पाद। ठीक है, देखिए तो हमारा जो उत्सर्जी उत्पाद होता है वो होता है क्या? यूरिया, अमोनिया, यूरिया। क्या होता है? यूरिया। तो मनुष्य के अंदर जो उत्सर्जन होता है वो किसका होता है? यूरिया का। किसका होता है? यूरिया का। ठीक है, किसका होता है? यूरिया का। अब बात करते हैं अमोनिया का। तो अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? अमोनिया का उत्सर्जन करता है जलीय कशेरुकी, जिनके पास पर्टिकुलर कॉलम पाया जाता है, जलीय कशेरुकी या उभयचर। ये किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। इसके बाद आप देखेंगे यूरिक अम्ल का। तो जो पक्षी होते हैं, देखा होगा पत्थर वगैरह पर बीट वगैरह कर देते हैं, वो यूरिक अम्ल। पक्षी या जितने सरीसृप होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, रेप्टाइल्स और कुछ कीट, ये किसका उत्सर्जन करते हैं? ये उत्सर्जन करते हैं किसका? यूरिक अम्ल का। और जो एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल का जो घोंघा होता है, कौन होता है? घोंघा, वो उत्सर्जन करता है एमिनो अम्ल का। ठीक है, तो जो यूरिया है, यूरिया मैंने आपको बता दिया, जितने भी स्तनधारी मनुष्य और मेंढक, स्तनधारी मनुष्य और जितने मेंढक होते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं? किसका करते हैं? यूरिया का। तो सही आंसर होगा इसका यूरिया। तो दोबारा समझ लीजिए, यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है? स्तनधारी मनुष्य और मेंढक। अमोनिया का कौन करते हैं? जलीय कशेरुकी, उभयचर। और यूरिक अम्ल का कौन करते हैं? पक्षी, सरीसृप और कीट। और एमिनो अम्ल का कौन करते हैं? घोंघा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। यहाँ पर पूछा था प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद, यहाँ पर पूछा है प्रमुख उत्सर्जी अंग। तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग होती है उसकी किडनीज। क्या होती है? किडनी। कितनी किडनी पाई जाती है? 2, जिसे देखकर आप आईफोन लेने के लिए बात करते हैं, बेचना भी मत। ठीक है, कितनी किडनी पाई जाती है? 2। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है कौन? किडनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, वृक्क बना होता है। बताना है वृक्क किसका बना होता है। तो वृक्क की जो इकाई होती है वो कौन होती है? नेफ्रॉन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से नेफ्रॉन की संरचना देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो वृक्क है यानी कि किडनीज हैं, किसकी बनी होती है? नेफ्रॉन। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेफ्रॉन का संबंध किससे है? तो किससे है नेफ्रॉन का संबंध? वृक्क से। किससे है? किडनी से। चलिए, बीन के आकार की होती है किडनी। देखिए यहाँ दिखाया हुआ है, इस तरह से ये आपके पास किडनी पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, बोमेन संपुट किसका भाग होता है? देखिए यह है बोमेन संपुट का डायग्राम। बोमेन संपुट, तो जो वृक्क होता है आपके पास उसका ही पार्ट होता है कौन? बोमेन संपुट। किसका होता है? वृक्क का। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट, यकृत संश्लेषित करता है शर्करा, रुधिर, यूरिया या प्रोटीन। यकृत जो है किसका संश्लेषण करता है ये आपको बताना है। तो यकृत जो होता है हमारे पास लीवर किसका संश्लेषण करता है? यूरिया का। लीवर किसका संश्लेषण करता है? यूरिया का। ठीक है, और लास्ट है ये, चमड़े के शोधन में किसका उपयोग किया जाता है? जब चमड़े का शोधन किया जाता है तो चमड़े के शोधन में टैनिन का प्रयोग किया जाता है। ये टैनिन यहाँ पर दिखाया गया एक पदार्थ है। तो किसका प्रयोग करता है चमड़े के शोधन में? टैनिन का। किसका करते हैं? टैनिन का।
तो चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस समाप्त होता है। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, या तो बायोलॉजी का या फिर फिजिक्स का। चलिए, धन्यवाद।